वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को हम लोग चला रहे हैं। तो इसके पीछे की सीरीज़ के पीछे के जो भी वीडियोस हैं जिन्हें आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे या तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जा कर के देख लेंगे, लेकिन ज़रूर देख लेंगे क्योंकि ये हमारे बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे 6 to 8 के लिए हो, 9th 10th के लिए हो या फिर 11th 12th के लिए हो, 6 से लेकर के और 12th क्लास तक के लिए सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें सभी लेवल के प्रश्न दिए गए हैं और शायद इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि हर प्रकार के प्रश्नों को इसमें इकट्ठा किया गया है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाइए क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। हम लोग बिना समय गंवाए अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है ये संगठित किया गया था। तो ये कहाँ पर संगठित किया गया था? महाराष्ट्र में। अभिनव भारत 1904 में महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अभिनव भारत नामक जो अंग्रेज विरोधी संगठन थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? वीडी सावरकर। अभिनव भारत वीडी सावरकर, याद रखेंगे। वीडी सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को बनाया। तो अभिनव भारत को इन्होंने कब बनाया था? तो 1904 में एक गुप्त संगठन वीडी सावरकर ने बनाया था जिसका नाम अभिनव भारत था। और ये कब बनाया था? तो 1904 में बनाया था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। तो अभिनव भारत नाम से जो क्रांतिकारी संगठन है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था? मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत भी किसने? तो वीडी सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने ही की थी मित्र मेला संघ की शुरुआत। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था ये था अभिनव भारत। क्या नाम था इसका? अभिनव भारत नाम था। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम अभिनव भारत था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। मित्र मेला को बाद में क्या पुनर्नामित किया गया था? मित्र मेला को बाद में किस नाम से यानी कि उसका पुनर्नाम क्या किया गया था? तो ये था क्या? अभिनव भारत समिति। क्या था? अभिनव भारत समिति मित्र मेला का पुनर्नाम रखा गया था। निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी किसने? वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर जो है ये अभिनव भारत से संबंधित है। किससे? वीडी सावरकर जो है ये अभिनव भारत से संबंधित है। 1904 में संगठित अभिनव भारत क्या था? 1904 में संगठित अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था थी। क्या थी? क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था थी। जेल जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था वह थी। तो वह कौन सा जेल था? तो ये था सेल्यूलर जेल। कौन सा जेल था ये? सेल्यूलर जेल था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को किसने आयोजित किया था? तो ये कौन थे? ये थे सूर्यसेन। चटगांव से याद रखना है, सूर्यसेन। चिटगांव छापामारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो किसके द्वारा? तो सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। इसे किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो चटगांव से कौन संबंधित था आर्मरी रेड से? तो सूर्यसेन संबंधित थे। कौन? सूर्यसेन।
चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? तो सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन थे? तो ये सूर्यसेन थे। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता सूर्यसेन थे। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने में क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ठीक है, नरम दल और गरम दल का क्या हुआ? उद्भव हुआ। तो ये हम लोग देखेंगे किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से का विभाजन हुआ था। तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन के कारण कहा जा सकता है, या फिर स्वदेशी आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में, जिसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। गरम दल के द्वारा 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन के लिए जिसका नाम प्रस्तावित किया गया था वो कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। भारतीय कांग्रेस से कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुई। कब? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। कब हुई थी? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? आरबी घोष थे। कौन थे ये? आरबी घोष थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ। कहाँ पर? सूरत के अधिवेशन में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो बताना है सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। सूरत की फूट कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर। किस पर हुई थी? कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर। सूरत अधिवेशन, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट हुई थी, ये कौन सा अधिवेशन था? सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की पहली फूट हुई थी जो कि 1907 में हुई थी। तो ये अधिवेशन कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये 23वां अधिवेशन था। क्या था ये 23वां अधिवेशन था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? किस अंग्रेज ने भाग लिया था 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में? तो इसमें किसी ने भी भाग नहीं लिया था। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में गुप्त कार्यकारी क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो ये संगठन कौन सा था? अनुशीलन समिति थी। कौन सी थी ये? अनुशीलन समिति थी। बरिंद्र घोष किससे संबंधित है? बरिंद्र घोष किससे संबंधित है? तो ये अनुशीलन समिति से संबंधित है। बरिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बर्रा डकैती का जो स्थान था वो क्या था? तो ये क्या था? ये था पूर्वी बंगाल। क्या था? पूर्वी बंगाल में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो ये जो है ये पूर्वी बंगाल में है। अनुशीलन समिति क्या है? तो अनुशीलन समिति है एक क्रांतिकारी संगठन। एक क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी?
अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वरिंद्र घोष ने की थी। किसने की थी? वरिंद्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? वरिंद्र घोष अनुशीलन समिति से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से वरिंद्र घोष जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 में वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व से हुई थी? 1907 में वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व से हुई थी। तो ये अनुशीलन समिति थी। कौन सी समिति थी? अनुशीलन समिति। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी दिल्ली में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 में। कब? 1928 में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई? तो 1928 में भगत सिंह और उनके कुछ साथियों के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। तो ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिएगा, एक में आर्मी है और एक में एसोसिएशन है। आर्मी जो है तो उसकी किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। और ये जो एसोसिएशन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? देखेंगे इसमें क्या है, सोशलिस्ट आ जा रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये किसने रखा था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने रखा था। पहले सचिंद्र सन्याल के द्वारा इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी गठन की थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो है ये किसने गठन की थी? तो सरदार भगत सिंह ने गठन की थी। किसने? सरदार भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो एक जो थे ये कौन थे? भगत सिंह थे। एक कौन थे? भगत सिंह थे। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो भगत सिंह। कौन नहीं था? तो भगत सिंह नहीं था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कैसे मार डाला? तो हालांकि उन्हें अंग्रेजों ने नहीं मारा था, उन्होंने स्वयं को गोली मार लिया था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मुठभेड़ में गोली से उनकी मृत्यु हुई थी। कैसे? मुठभेड़ में गोली से उनकी मृत्यु हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किस लिए बनाई गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये किस लिए बनाई गई थी? तो ये हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए। किस लिए? हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ फेंका था? बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ में 23 मार्च 1931 को क्या की गई थी? फांसी दी गई थी। तो उनके वो दो साथी कौन थे? तो ये साथी राजगुरु और सुखदेव थे। कौन थे ये साथी? राजगुरु और सुखदेव थे। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी राजगुरु और सुखदेव थे। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी
रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करने वाले रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है, या फिर ये नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद का नारा। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का जो बचाव है ये किसने किया था? तो ये किया था सीआर दास ने। किसने? सीआर दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो सीआर दास ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष ने क्या किया था कि अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत के। किसके? गोविंद बल्लभ पंत के। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से इनमें से कौन बच गया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। कब? 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला था। कौन था? जगत नारायण मुल्ला जो था ये सरकारी वकील था। निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र कौन क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र कांड में जो पुलिस की गिरफ्त से बच निकला था? तो ये चंद्रशेखर आजाद था। कौन? चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई? तो काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई? तो चंद्रशेखर आजाद इससे जुड़े हुए थे और वो वहां से भाग निकले थे। तो जब वो गिरफ्त में ही नहीं आए तो उन्हें फांसी कैसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में जुड़ा नहीं था? काकोरी षड्यंत्र केस में कौन नहीं जुड़ा था? तो ये थे भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र से सम्मिलित नहीं था। काकोरी षड्यंत्र से इनमें से कौन है जो सम्मिलित नहीं था? तो ये सूर्यसेन। कौन हो जाएगा? सूर्यसेन इसमें सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया? तो काकोरी कांड के मुकदमे का सामना किसने नहीं किया? जो भाग गया था चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर किसे चढ़ाया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया गया था काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल था। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहां किया गया वह जगह थी। वह जगह कौन सी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 में जहां किया गया वह जगह थी। वह जगह कौन सी थी? तो ये कानपुर थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में जहां किया गया था वह जगह थी कानपुर।
निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? तो शिव वर्मा इसमें से इसके सदस्य नहीं थे। कौन? शिव वर्मा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। इसके आगे देखते हैं कि भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? किसने बाल गंगाधर तिलक को कहा है भारतीय असंतोष के जनक या फिर पिता? तो ये कहा है किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसे? वैलेंटाइन सिरोल ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने समय के लिए जेल हुई थी? तो 6 वर्ष के लिए इनको जेल हुई थी। कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। तिलक के बारे में एक सही कथन बताएं। तिलक के बारे में सही कथन बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। तिलक के बारे में क्या है? वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किस तरह बाल गंगाधर तिलक ने किया? तो ये ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करते थे। सही है। भगवान गणेश के सम्मान में उत्सवों को आयोजित कर तथा शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ाया? शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को किसने बढ़ाया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ाया। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर के जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने दूध पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। तो ये किसने कहा था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी की फांसी हुई थी? तो ये हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या फिर किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस से में फांसी की सजा सुनाई गई थी। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा किसे मिली थी? तो ये मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। किसे? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या होगा? तो ये होगा अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं है? उदारवादियों से कौन नहीं जुड़ा था इसमें? तो ये लाला लाजपत राय जो थे ये उदारवादियों से नहीं जुड़े थे।
पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की जो नीति थी ये अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो ये कब समाप्त हुई? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में समाप्त हुई। कब? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये समाप्त हुई। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था, तो इसका क्या कारण था कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए? तो इसका कारण जो था ये था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। उग्रवादी जो थे ये हिंदू अतीत की का राग आलापते थे, तो इसलिए मुसलमान जो थे वो इसमें सक्रिय नहीं हो पाए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि निरूपित करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। उन क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों का नाम दीजिए जो 1925 के बाद सक्रिय रहे। 1925 के बाद सक्रिय रहने वाले क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। लाल बाल और पाल्ट्री गुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाल बाल पाल ये त्रिगुट जो था इसका कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? एक उग्रवादी इनमें से कौन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल जो था वो एक उग्रवादी था। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? अंग्रेज गवर्नर अर्थात जो कुलाधिपति थे उन पर गोली चलाई थी। तो वो कौन सी छात्रा थी? तो ये छात्रा थी बीना दास। कौन थी? बीना दास। दिसंबर 1931 में कोमिला की दो स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या की थी। उनके नाम थे। दिसंबर 1931 में कोमिला की दो स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या की थी। तो उनके नाम थे। तो उनके नाम क्या थे? तो उनके नाम थे शांति घोष और सुनीति चौधरी। कौन? शांति घोष और सुनीति चौधरी। निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? तो सशस्त्र संघर्ष से संबंधित कौन नहीं था? तो विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल जो थे ये सशस्त्र या संघर्ष से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने इनमें से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मेजनी को माना था। किसे? मेजनी को। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास जो थे ये लाहौर षड्यंत्र केस के तहत बंदी बनाए गए थे। जतीन दास लाहौर षड्यंत्र केस के तहत क्या हुए थे? बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वह था। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिसकी मृत्यु हुई थी, जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो ये थे जतीन दास। कौन थे ये? जतीन दास। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था ये था जतीन दास। क्या था उसका नाम? उसका नाम था जतीन्द्र दास। जतीन्द्र नाथ दास उसका नाम था। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? किसे फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। किसे? बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं हुई थी। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? किसने लिखा था इस पंक्ति को? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो है पंक्ति किसने लिखी थी? तो ये पंक्ति जो है ये बिस्मिल की लिखी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई ये पंक्ति है।
राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे, ये कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में 1908 में किया गया। कब किया गया? 1908 में। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। यानी लंदन में 13 मार्च 1940 को किसने सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था? तो ये कौन थे? ये थे उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से इसमें कौन संबंधित है? तो ये है अरविंद घोष। गरम दल से कौन संबंधित है? तो अरविंद घोष है। निम्न में कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में इनमें से कौन नहीं थे? कौन थे इसमें जो नरमपंथियों में नहीं थे, गरम दल के थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दलीय के तौर पर किसे नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1914 के बाद आया। कब? गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया तो 1914 के बाद। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका कारण क्या था? तो ये था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्या था? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का जो संबंध है ये प्रफुल्ल चाकी के साथ है। किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी के साथ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है किसे? तो मैडम कामा को जाना जाता है। मैडम भीकाजी कामा को। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की जननी तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा जो थी ये उग्रवादियों की परियोजना थी। राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादियों की परियोजना थी। निम्नलिखित में से कौन उग्रवाद का नेता नहीं था? इनमें से कौन था जो कि उग्रवाद का नेता नहीं था? तो ये थे शशिपद बनर्जी। कौन थे? शशिपद बनर्जी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। इनमें से वह प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था। पत्रकार के रूप में कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल किसे भेजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा यहाँ पर। तो इस तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।